आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जमीन के ठीक नीचे एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो असल में हमारी हर प्लेट में आने वाले खाने का गुप्त इंजन है। जब हम नीचे जमीन की ओर देखते हैं तो अक्सर लगता है कि यह सिर्फ धूल या मिट्टी है ना? लेकिन इसके भीतर विज्ञान, भूगोल और जीवन का एक ऐसा हैरान करने वाला चक्र चल रहा है जो सच में हमारे पूरे अस्तित्व को टिकाए हुए है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे अपने विषय पर आते हैं। इस सफर में हम मिट्टी के विज्ञान और उसकी परतों को समझेंगे, फिर आईसीएआर के वर्गीकरण को देखेंगे, जलोढ़, लाल और काली मिट्टी पर चर्चा करेंगे और आखिर में एनपीके की उस बड़ी चुनौती को समझेंगे जो हमारी खेती के लिए बहुत अहम है। शुरुआत करते हैं पहले खंड से, मिट्टी का विज्ञान, सिर्फ कुचली हुई चट्टान से कहीं अधिक। देखिए, हमें लगता है कि मिट्टी शायद सिर्फ कुचली हुई चट्टानें या बालू का ढेर है, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर पेडोलॉजी यानी मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन की बात आती है। मिट्टी महज निर्जीव धूल नहीं है, ये बारीक कुचली चट्टानों, कार्बनिक पदार्थों, मरे हुए जीवों के अवशेषों और लंबे समय का एक बेहद जटिल और जिंदा मिश्रण है। या यूं कहें कि अगर इसमें पेड़ पौधों के सड़ने वाले हिस्से या जीवों के अवशेष ना हों तो ये जमीन पूरी तरह से बंजर ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, मिट्टी की परतों को समझना, पृथ्वी के भीतर एक ऊर्ध्वाधर यात्रा। सतह के ठीक नीचे जीवन की एक पूरी छिपी हुई दुनिया है जिसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सबसे ऊपर है संस्तर ओ, जो पूरी तरह से कार्बनिक है। इसके नीचे ए, फिर बी और गहराई में सी और आखिर में सबसे नीचे संस्तर आर। ये सब एक जैसी मिट्टी नहीं है, हर एक परत का अपना एक खास काम है और यही चीज खेती को मुमकिन बनाती है। अब इन परतों की कुछ बहुत ही मजेदार बातें जानते हैं। जो सबसे ऊपरी परत है संस्तर ओ, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं, वो बहुत उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें जरा भी पकड़ नहीं होती। तो जब तेज बाढ़ आती है तो पानी इस परत को आसानी से बहा ले जाता है और इसे किसी पड़ोसी के खेत में जमा कर देता है, मतलब एकदम मुफ्त का प्राकृतिक उर्वरक। उसके नीचे संस्तर ए है जो काफी मजबूत आधार देता है। गेहूं या धान जैसी हमारी फसलें इसी में जड़ जमाती हैं। और हैरानी की बात यह है कि इंसान से बचने के लिए चूहे, सांप और कीड़े मकोड़े भी सबसे ऊपर नहीं बल्कि इसी संस्तर ए में अपने बिल बनाते हैं। और अगर एकदम नीचे संस्तर आर की बात करें तो वहां सिर्फ ठोस चट्टानें हैं, वहां कोई खेती नहीं हो सकती, इसलिए वो सिर्फ इमारतों की नींव रखने के काम आता है। अब देखते हैं तीसरा खंड, आईसीएआर का वर्गीकरण, भारत की भूमि का मानचित्रण। जमीन की गहराई को तो हमने समझ लिया, अब जरा भारत के विशाल भूगोल पर नजर डालते हैं। अमेरिका जैसी जगहों पर मिट्टी को 12 श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन अपने यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर ने भारतीय भूमि को बिल्कुल सटीक 8 अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में बांटा है। ये 8 नंबर ही हमें बता देता है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कितनी जबरदस्त भौगोलिक विविधता है। और इन 8 प्रकारों में सबसे अहम है हमारा चौथा खंड, विशाल जलोढ़, नदियों का उपहार। जलोढ़ पूरे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। ये विशाल नदियों द्वारा लाया गया एक शानदार उपहार है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ वैरायटी है और सारा खेल बालू की मात्रा का है। अगर मिट्टी में बालू बहुत कम है तो हम इसे कछारी मिट्टी कहते हैं। पानी मिलने पर यह एकदम गाढ़े कीचड़ में बदल जाती है, जो धान और चावल उगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं अगर बालू ज्यादा हो तो यह दोमट मिट्टी बन जाती है। इसमें पानी की निकासी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये गेहूं की फसल के लिए सबसे बढ़िया आधार का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें खंड पर, लाल और काली मिट्टी, खनिज और लावा। मैदानी इलाकों से निकलकर अब जरा पठारों और ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में चलते हैं। यहाँ की मिट्टी की पहचान उसके तेज रासायनिक रंगों से होती है। इन दोनों में एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। लाल मिट्टी पठारी चट्टानों के घिसने से बनती है और इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड इसे ये लाल रंग देता है। ये मोटे अनाजों के लिए बहुत अच्छी है और मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में मिलती है। दूसरी तरफ काली मिट्टी ज्वालामुखी से निकले लावा और बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। इसका काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट नाम के खनिज की वजह से होता है और कपास या गन्ने की खेती के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। काली मिट्टी की सबसे अजीब बात यह है कि ये बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करती है। ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि सूरज की गर्मी से ये पूरी तरह फट गई है, दरारें पड़ गई हैं और एकदम बंजर है, लेकिन असल में इसके बहुत नीचे भरपूर नमी सुरक्षित रहती है।
यही वजह है कि गन्ना जैसी फसल जिसे ढेर सारे पानी की ज़रूरत होती है, वो इस सूखी दिखने वाली सतह के बावजूद इस मिट्टी में बहुत शानदार तरीके से उगती है। अब आते हैं अपने छठे और आखिरी खंड पर, एनपीके की चुनौती, भारी बारिश और पोषक तत्वों की कमी। इतनी सारी विविधता देखने के बाद भी हमारी खेती एक बहुत बड़ी रासायनिक चुनौती से जूझ रही है। लेकिन उस पर आने से पहले जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ जमीनें सतह पर पूरी तरह से बंजर और पथरीली दिखती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर दुनिया के बेहतरीन मसाले उगाने का परफेक्ट माहौल छिपा होता है? यहीं पर एंट्री होती है लैटेराइट मिट्टी की। लैटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट और केरल जैसी जगहों पर बहुत भारी बारिश की वजह से बनती है। बारिश इतनी तेज होती है कि मिट्टी के सारे बारीक और उपजाऊ कण धुलकर जमीन के बहुत नीचे चले जाते हैं। ऊपर बस बड़े पथरीले अवशेष बच जाते हैं। ऊपर से ये भले ही एकदम बंजर लगे, लेकिन इसके नीचे का हिस्सा काजू, चाय, कॉफी और मसालों के बागानों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। और एक और कमाल की बात, जब इस लैटेराइट मिट्टी को पकाया जाता है तो इससे दुनिया की सबसे मजबूत ईंटें बनती हैं। है ना कमाल? खैर, अब आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर। चाहे मिट्टी जलोढ़ हो, लाल हो, काली हो या लैटेराइट, भारत की हर एक मिट्टी में एक बहुत बड़ी कमी समान रूप से पाई जाती है, और वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी एनपीके की कमी। हमारी जमीन में इन 3 सबसे जरूरी पोषक तत्वों का भारी अकाल है, और इसी वजह से हमें अपनी फसलों के लिए लगातार उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स का सहारा लेना पड़ता है। अब इसे ऐसे समझते हैं, जैसे छोटे बच्चों का खाना बड़ों से अलग होता है, वैसे ही छोटे और नवजात पौधों की ज़रूरतें भी अलग होती हैं। जब बीज अंकुरित हो रहा होता है, तब उसे एक बड़े बूस्ट की ज़रूरत होती है, करीब 50% फॉस्फोरस की। इस भारी मांग को डीएपी यानी डैप उर्वरक से पूरा किया जाता है, जिसमें कई बार जानवरों की हड्डियों से निकला फॉस्फोरस भी मिला होता है। लेकिन जैसे ही पौधा बड़ा होता है, उसकी ज़रूरतें बिल्कुल पलट जाती हैं। अब अनुपात 4-2-1 का हो जाता है। मतलब वयस्क पौधे को अब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, फिर फास्फोरस और सबसे कम पोटेशियम। और नाइट्रोजन की इस विशाल मांग को पूरा करने के लिए ही खेतों में भारी मात्रा में यूरिया डाला जाता है। अगर हम एक फसल के पूरे जीवन चक्र को देखें तो ये एकदम साफ हो जाता है। पहले दिन जब बीज बोया जाता है तो उसे अपनी नाजुक शुरुआत के लिए हाई फॉस्फोरस चाहिए। फिर चौथे सप्ताह तक आते आते बढ़ते हुए पौधे अपनी डाइट बदल लेते हैं और यूरिया के रूप में भारी नाइट्रोजन मांगने लगते हैं। और छठे महीने में जब फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है तो उसे अपनी सेहत बनाए रखने के लिए संतुलित पोषण और पोटेशियम चाहिए होता है। यानी पौधे की उम्र के हिसाब से हमें लगातार जमीन में अलग अलग उर्वरक डालते रहने पड़ते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारी जमीन में इतने अहम पोषक तत्वों की हर जगह कमी है और हमें लगातार रसायनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, तो भविष्य में तेजी से बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए सतह के नीचे का ये भूविज्ञान खुद को कैसे ढालेगा? क्या धरती का ये नाजुक इंजन हमेशा हमारा यूं ही पोषण कर पाएगा? इसी सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।